दोस्तों, इस समय पूरी दुनिया की नजरें नेपाल पर टिकी हुई हैं, क्योंकि वहां जो होने वाला है वह इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। आमतौर पर हमने देखा है कि राजशाही समाप्त होती है और लोकतंत्र की रोशनी फैलती है, लेकिन नेपाल में हालात बिल्कुल उलट हो रहे हैं। वहां लोकतंत्र ढलान पर है और राजशाही फिर से अपने कदम जमाने को तैयार दिख रही है। अब जरा इस वीडियो को गौर से देखिए। यह जो शख्स नजर आ रहा है वह कोई आम आदमी नहीं, बल्कि नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र हैं। वही ज्ञानेंद्र जिनके पूर्वजों का कभी पूरे नेपाल पर शासन हुआ करता था। उन दिनों नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था, जहां राजशाही की जड़ें गहरी थीं। लेकिन फिर कम्युनिस्ट ताकतों ने सत्ता का संतुलन बदल दिया और राजशाही को खत्म कर लोकतंत्र को स्थापित कर दिया। लेकिन दोस्तों, आज 19 साल बाद नेपाल की सड़कों पर एक नया नारा गूंज रहा है। महल खाली करो, हमारे राजा आ रहे हैं। लोग फिर से राजशाही की वापसी की मांग कर रहे हैं। इस आग को हवा देने वाला एक बड़ा घटनाक्रम हाल ही में हुआ है। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल की राजनीति में सक्रिय होने से पहले ज्ञानेंद्र लखनऊ पहुंचे थे, जहां उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस मुलाकात की तस्वीरें भी मीडिया में आईं, लेकिन कोई खुलकर यह बताने को तैयार नहीं कि आखिर दोनों के बीच क्या बातचीत हुई। रिपोर्ट में एक और दिलचस्प बात कही गई है। नेपाल में करीब 81% हिंदू आबादी है और वहां योगी आदित्यनाथ को एक कट्टर और आदर्श हिंदू नेता के रूप में देखा जाता है। नेपाली मीडिया इस मुलाकात को इसी नजरिए से देख रही है, क्योंकि नेपाल का राज्य परिवार वर्षों से गोरक्ष पीठ से गहरा संबंध रखता आया है। दोस्तों, यह महज एक मुलाकात नहीं थी, बल्कि नेपाल के बदलते राजनीतिक माहौल की ओर एक संकेत था। यह वही नेपाल है जहां 19 साल पहले राजशाही को खत्म कर लोकतंत्र का परचम लहराया गया था। लेकिन अब जनता की आवाज कह रही है, राजा वापस आओ। अब सवाल उठता है कि क्या नेपाल में सच में लोकतंत्र खत्म होकर राजशाही लौटेगी, या यह सिर्फ एक राजनीतिक लहर है जो समय के साथ ठंडी पड़ जाएगी। दोस्तों, यह कोई मामूली घटना नहीं थी। नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र जैसे ही एयरपोर्ट पर उतरे, लाखों की भीड़ उमड़ पड़ी। ऐसा नजारा पिछले 19 सालों में कभी नहीं देखा गया। लोग उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब थे और उनका स्वागत किसी उत्सव से कम नहीं लग रहा था। अब हैरानी की बात यह है कि नेपाल में आज तक किसी भी राजनेता को इतना प्यार नहीं मिला। चाहे वह पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली रहे हों या उनसे पहले की कोई सरकार, उनकी किसी भी रैली में इतनी भारी भीड़ कभी नहीं जुटी। नेपाल की आबादी बहुत बड़ी नहीं है और अधिकतर लोग छोटे छोटे गांवों और दुर्गम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। फिर भी अगर इतनी भारी भीड़ इकट्ठा हुई तो इसका मतलब साफ है कि नेपाल की जनता के दिल में कुछ बड़ा चल रहा है। नेपाल सरकार के लिए यह नजारा किसी झटके से कम नहीं था। सवाल उठने लगे कि आखिर इतने लोग आए कहां से? इतनी भारी भीड़ आखिर क्यों उमड़ पड़ी? अब गौर कीजिए, सिर्फ राजा की वापसी की ही नहीं, नेपाल की गलियों में एक नया नारा भी गूंजने लगा है, वापस आओ, देश बचाओ। अब कुछ लोग कहेंगे, अरे भाई, सिर्फ नारे लगाने और भीड़ इकट्ठा करने से कहीं राजशाही लौट आती है? क्या लोकतंत्र इतनी आसानी से खत्म हो सकता है? लेकिन दोस्तों, मामला सिर्फ नारों तक सीमित नहीं है। नेपाल की सरकार और नेताओं को अब साफ दिखने लगा है कि जनता का रुझान किस ओर जा रहा है। अगर आपको यकीन न हो तो जरा इतिहास पर नजर डालिए। 2006 में नेपाल से राजशाही का अंत कर दिया गया। 2008 में नया संविधान लागू हुआ, लेकिन तब से अब तक नेपाल में 13 बार प्रधानमंत्री बदले जा चुके हैं। सोचिए, 13 बार। आज की सरकार भी किसी ठोस जन समर्थन पर नहीं टिकी, बल्कि सिर्फ बैसाखियों के सहारे चल रही है। अब सवाल यह है कि क्या नेपाल की जनता फिर से अपने पुराने द्वार को लौटाने के लिए तैयार हो रही है? यही सवाल हर किसी के जहन में घूम रहा है। क्या नेपाल में सच में लोकतंत्र खत्म होकर राजशाही लौटेगी, या फिर यह सिर्फ जनता की नाराजगी का एक अस्थायी रूप है? अगर नेपाल के आर्थिक हालात और बीते सालों का लेखा जोखा देखा जाए तो कहानी खुद ब खुद सामने आ जाती है। 2019 में नेपाल की प्रति व्यक्ति जीडीपी बढ़कर
$3,554 हुई, जबकि भारत ने $8,34,440 तक छलांग लगा ली। अब बड़ा सवाल यह है कि नेपाल में ऐसा क्या हुआ कि उसकी रफ्तार भारत से इतनी पीछे रह गई? जवाब साफ है, भ्रष्टाचार, महंगाई और अस्थिर सरकारें। हर बार एक नई सरकार आई, लेकिन जनता की हालत जस की तस रही। इसके ऊपर भारत से बिगड़ते रिश्तों ने आग में घी डालने का काम किया। खास तौर पर मधेश बॉर्डर इलाके के लोग, जो भारत के साथ घनिष्ठ व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों से जुड़े रहे हैं, अब परेशान हैं। इन इलाकों में आवाजें उठने लगी हैं कि नेपाल जिस राह पर चल रहा है, वह उसे और संकट की ओर धकेल सकता है। अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली खुद बौखलाहट में आ गए हैं। उनकी स्थिति उस व्यक्ति जैसी हो गई है जो आंधी में दिया बचाने की कोशिश कर रहा हो। इसी बौखलाहट में उन्होंने गुस्से में आकर राजा ज्ञानेंद्र को चुनाव लड़ने की चुनौती तक दे डाली। सोचिए दोस्तों, अगर एक प्रधानमंत्री खुलेआम चुनावी मुकाबले की बात कहे, तो इसका मतलब यही है कि उसके मन में कहीं न कहीं डर जरूर बैठ चुका है। ये डर इसलिए भी है क्योंकि नेपाल में जनता की नब्ज अब बदल रही है। अब सबसे अहम बात यह है कि नेपाल फिर से अपने हिंदू राष्ट्र के टैग की ओर बढ़ता दिख रहा है। राजा ज्ञानेंद्र पहले ही साफ कर चुके हैं कि अगर उन्हें मौका मिला तो नेपाल को फिर से एक हिंदू राष्ट्र बनाएंगे।